इंडस्ट्रियल विनोद चौधरी ने कहा है कि लिमिटेड ग्रुप द्वारा देश के रिसोर्सेज पर कब्जा करने की प्रवृत्ति को खत्म करना जरूरी है और उनके मुताबिक बालन सरकार का इस डायरेक्शन में उठाया गया कदम पॉजिटिव है। नेपाल की तारीख में पहली दफा ओपन कंपटीशन से राजदूत यानी एम्बेसडर अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन मांगी गई है, जिसमें 13 पोस्ट के लिए लगभग 300 एप्लीकेशन आए हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक दरखास्त कुनिंदा में करंट और रिटायर्ड ऑफिशियल्स, सिक्योरिटी ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, जर्नलिस्ट और इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट भी शामिल हैं। इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन और टेक्निकल इश्यू की वजह से डुप्लीकेट एंट्रीज रिमूव की जा रही हैं। अगले वीक से शॉर्टलिस्ट और इनिशियल स्क्रीनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके बाद इंटरव्यूज और फाइनल रिकमेंडेशन कैबिनेट को भेज दी जाएगी। यूएस मिलिट्री ने क्लेम किया है कि उन्होंने ईरानी रडार साइट्स पर स्ट्राइक्स किए हैं और सेंटम के मुताबिक 4 ईरानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया है। कुवैत और बहरीन के ऊपर भी ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स इंटरसेप्ट होने की रिपोर्ट्स आई है। ईरान और यूएस दोनों एक दूसरे पर गल्फ रीजन में अटैक्स का इल्जाम लगा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज क्राइसिस, ईरान और यूएस के बीच स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के लेकर भी टेंशन चोटी पर है। शिप्स को रूट चेंज करना पड़ रहा है और ऑयल सप्लाई पर भी रिस्क बढ़ गया है, जिससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट डिस्टर्ब हो रहा है। और वेस्ट बैंक में इजरायली स्ट्राइक और वायलेंस कंटिन्यू है। गजा सिटी में एक शादी के मौके पर स्ट्राइक में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई, जबकि वेस्ट बैंक में 7 महीने का बच्चा और उसके वालिदैन पर फायरिंग का केस रिपोर्ट हुआ है, जिसे इसराइल ने इन्वेस्टिगेट करने की बात कही है। लेबनान में हिजबुल्लाह को डिसार्म करने का इश्यू और ईरान का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा कॉन्सर्न बना हुआ है। एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि अगर फोर्सफुली डिसार्म करने की कोशिश हुई तो लेबनान में सर्व सिक्योरिटी क्राइसिस हो सकता है। ईरान के कई इलाके में स्टूडेंट्स ने एजुकेशन पॉलिसीज और एग्जाम्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किए हैं, जहां अरेस्ट और क्लैशेस भी हुए। तेहरान की एविन जेल में बंद ब्रिटिश कपल ने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी है ड्यू टू लैक ऑफ लीगल राइट्स और कंटेक्ट रेस्ट्रिक्शन। लामी छाने ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के पहले महाधिवेशन के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि लीडरशिप चेंज डिप्लोमेटिक प्रोसेस, सहमति और इंटरनल इलेक्शन के थ्रू होना चाहिए। उन्होंने पार्टी के अंदर मैं नहीं रहूंगा की जैसी सुनिश्चित सोच छोड़कर हम की सोच अपनाने की अपील की है। लामी छाने ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का लक्ष्य सिर्फ अल्टरनेटिव फोर्स बनना नहीं, बल्कि नेपाल के स्ट्रॉन्ग रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी बनना है। उन्होंने पार्टी को और ज्यादा समावेशी, मजबूत और डिसिप्लिन बनाने पर जोर दिया और पुरानी गलत प्रवृत्तियों को समय पर सुधारने की बात कही। इंडिया की दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट खत्म हो गया। इस ऑनलाइन यूथ मूवमेंट के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर पहुंचकर अपने सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये सिर्फ ट्रेलर था। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि वो अपनी फैमिली को सेव करने घर जा रहे हैं और यूथ को पॉलिटिक्स से न डरने की अपील की है। प्रोटेस्ट में सख्त सिक्योरिटी थी और ये मूवमेंट सोशल मीडिया से उठकर गलियों तक पहुंच गया। एमएलए नेता विशाल भट्टराई ने कहा है कि पार्टी प्रेसिडेंट केपी ओली शर्मा एक बार फिर नेपाल का लीडरशिप संभाल सकते हैं। उन्होंने कहा है कि गलतियों को एक्सेप्ट करके सुधार का मौका मिलना चाहिए और आने वाले इलेक्शन से पहले पार्टी को फिर से मजबूत बनाया जाना चाहिए। भट्टराई ने यह भी कहा है कि देश को बनाने के लिए केपी ओली की जरूरत है, जबकि उन्होंने रवि लामिछाने पर भी तबसरा करते हुए उन्हें देश को लूटने वाला और नुकसान पहुंचाने वाला लीडर बताया है। नेपाल के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट प्रोजेक्ट पर सरकार ने जांच शुरू कर दी है। कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने खरीद और इक्विपमेंट यूज में पॉसिबल गड़बड़ी चेक करने के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी है। कमेटी को 21 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। जांच में पैसा, खरीद और सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी देखी जाएगी। सरकार का कहना है कि ये प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरी डिटेल से इन्वेस्टिगेशन हो रही है।
डॉक्टर सीके रावत की जनमत पार्टी ने मजबूत संघीयता यानी फेडरल सिस्टम की डिमांड को लेकर कल काठमांडू की माइती घर मंडाला में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। पार्टी का कहना है कि फेडरल सिस्टम को और इफेक्टिव और स्ट्रांग बनाना जरूरी है। पहले नवलो गणतंत्र कैंपेन के तहत आंदोलन शुरू किया गया था, जो बाद में सरकार में शामिल होने के बाद रुक गया था। अब सरकार से बाहर आने के बाद पार्टी ने फिर से स्ट्रीट प्रोटेस्ट और सेंट्रल कमेटी मीटिंग का प्लान बनाया है, जिसमें देश भर से कार्यकर्ता काठमांडू पहुंच रहे हैं। सुदन गुरुंग पर लगे अस्वाभाविक संपत्ति और बिजनेसमैन दीपक भट्ट से संबंध के आरोप पर सरकारी छानबीन कमेटी ने सफाई दी है। 45 पेज रिपोर्ट में कहा गया है कि गुरुंग की प्रॉपर्टी, इनकम सोर्सेज, बैंक बैलेंस और इन्वेस्टमेंट के डिटेल्ड एनालाइज के बाद किसी भी तरह की इलीगल या अनडिक्लेयर्ड इनकम का सबूत नहीं मिला। कमेटी ने यह भी क्लियर किया है कि दीपक भट्ट के साथ उनका डायरेक्ट फाइनेंशियल या बिजनेस लिंक प्रूव नहीं हुआ। इस रिपोर्ट को पीएम बालन शाह को सबमिट किया गया है, जिसके बाद से लोगों में चर्चा हो गया कि सुदन गुरुंग दोबारा गृह मंत्री बन सकते हैं। इटहरी बस पार्क से अपहरण हुए एपीएफ जवान राम कुमार सिंह इंडिया के आंध्र प्रदेश के पहाड़ी इलाके में जिंदा मिल गए। उनका कहना है कि उन्हें बेहोश करके किडनैप किया गया था, लेकिन वो 2 दिन तक मुश्किल हालात में बचकर निकल आए और घर वालों से कांटेक्ट करके वापस नेपाल आ गए। इस घटना के बाद सिक्योरिटी सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जब खुद एपीएफ जवान तक सेफ नहीं है तो सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट के दावे पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस में डीआईजी गोविंद थपलिया और कुछ डिस्ट्रिक्ट एसपी के बीच तनाव बढ़ गया है। विवाद के बाद पहले सप्तरी और धनुषा के एसपी ने ट्रांसफर ले लिया था और अब रोहतहट और बारा के एसपी को भी एक साथ एक्सप्लेनेशन नोटिस दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर एरियाज में स्मगलिंग कंट्रोल और पुलिस लाइन मिलाने जैसे मुद्दों पर रोकटोक को लेकर अंदर ही अंदर विवाद हो रहा है। कुछ सोर्सेज का कहना है कि लीडरशिप और फील्ड ऑफिसर्स के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी से यह सिचुएशन और सीरियस होती जा रही है। इंटरनल इंक्वायरी और क्लैरिफिकेशन प्रोसेस अभी जारी है। धरान में एक हाथ से मोबाइल चलाते हुए मोटरसाइकिल चलाने के दौरान हादसे में घायल हुए सांसद हर्क सांपांग के खिलाफ ट्रैफिक रूल तोड़ने का केस दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए उन पर भी आम नागरिक जैसी कार्रवाई होगी। ईद उल अजहा के बाद माली से लौट रहे लोगों का ट्रक सहारा डेजर्ट में खराब हो गया। पानी खत्म होने और कई दिन तक मदद न मिलने से लगभग 50 नाइजीरियन लोगों की मौत हो गई। सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे। रेस्क्यू टीम ने बॉडीज को सामूहिक कब्र में दफन कर दिया। हेल्थ मिनिस्टर ने औषधि विभाग और ड्रग लैब का फील्ड विजिट किया। उन्होंने दवाओं की शॉर्टेज दूर करने, सप्लाई फास्ट करने और सप्लायर्स की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग का निर्देश दिया। फ्री और इंश्योरेंस वाली दवाइयों की क्वालिटी टेस्टिंग भी मजबूत करने को कहा। स्पीकर डीपी अरियाल ने सुदूर पश्चिम के महेंद्र नगर एयरपोर्ट और शुक्ला फाटा वाइल्ड लाइफ रिजर्व का दौरा किया। उन्होंने एयरपोर्ट अपग्रेड और सर्विस सुधार पर लोकल लोगों और अधिकारियों से बात की। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा है कि नेपाल और इंडिया को म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने एआई और आईटी सेक्टर में कॉपरेशन बढ़ाने की बात कही है। दिल्ली में नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर शिशिर खनाल के साथ बैठक में ओपन बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने पर भी डिस्कशन हुआ। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा है कि नेपाल और इंडिया को म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने एआई और आईटी सेक्टर्स में कॉपरेशन बढ़ाने की बात कही है। दिल्ली में नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर शिशिर खनाल के साथ बैठक में ओपन बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने पर भी बातचीत हुई है। एशिया के नजेरी सेम्बलियन में 84 इलीगल इमिग्रेंट्स, 66 मर्द, 17 औरतें और एक बच्चे को डिपोर्ट किया गया। सबको डिटेंशन के बाद अपने अपने देश भेज दिया गया है। अथॉरिटीज ने इसे इमिग्रेशन लॉ और सिक्योरिटी कैंपेन का हिस्सा बताया।